नमस्कार साथियों। अपने कुछ अभिलेख बचे हुए थे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बचे हुए थे। अशोक के जो प्रमुख अभिलेख है कहाँ से मिले हैं, किसने इसकी खुदाई की थी, सबसे पहले किसने पढ़ा था, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए, जो अपनी अंतिम कक्षा है अभिलेखों की, पहले मुझे पता नहीं था कि एक कक्षा और हो जाएगी, या बाद में पता चला कि हमने अभिलेख तो करवाए नहीं थे, है ना, मुख्य मुख्य बातें बताई थी। तो हम आज चर्चा करेंगे अशोक के अभिलेख। ठीक है, अशोक के जो अभिलेख है उनकी अगर हम बात करते हैं तो अशोक के अभिलेखों में सर्वप्रथम जो खोज है, बता चुका हूं मैं, टिफेंटलर ने की थी। ठीक है, सबसे पहले इंपोर्टेंट है 1750 में। उसके बाद में पढ़ने का कार्य जो किया था वो किया था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। उसके बाद में बिडल महोदय ये कहते हैं कि मार्स की अशोक के लेखों की खोज की थी 1915 में। विडल महोदय ने मार्स की अशोक के लेख की खोज की। महोदय ने अंडरलाइन लेना की खोज की। ठीक है, खोज की। और टर्निन ने बताया कि दीपवंश और आपका देवनागरी अशोक के लिए ही का नाम का प्रयोग जो है वो अशोक के लिए ही हुआ है। ये थोड़ा सा आप ये लाइन ध्यान में रख लीजिएगा। नवोदय विद्यालय समिति का ये 2014 का क्वेश्चन था, है ना, कि विडल महोदय ने मार्स के लिए अशोक के लेख की खोज किसने की थी? विडल महोदय ने की थी। और मार्स की जो था वो लगभग 1915 में। डेट तीनों की ध्यान में रखनी है आपको, है ना, 1750, 1837 और 1915। ठीक है, और ये टर्नर महोदय एक बात बताते हैं कि साहब जो दो उपाधियां हैं प्रमुख रूप से आपकी कौन सी, ये बताया है कि जो सिंहली में प्रियदर्शी देवना प्रिय का प्रयोग जो है, सिंहली अनुश्रुति, और एक आपका दीपवंश में प्रियदर्शी देवना प्रिय का, प्रियदर्शी देवना प्रिय का, प्रियदर्शी देवना प्रिय का प्रयोग अशोक के लिए हुआ है। साथियों थोड़ी गर्मी ज्यादा है इसलिए देखो ये लाइन चारों लाइनें आपको ध्यान में रखनी है। किसमें? दीपवंश में अशोक, और बताने वाले टर्नर थे। ये नवोदय विद्यालय समिति का क्वेश्चन था। विडल महोदय मार्स में अशोक की खोज की। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। सर्वप्रथम टिफेंटलर ने खोज की 1750 में। मध्यकाल में लोग तुगलक भी करता है और एक यंत्र से, लेकिन ब्राह्मणों से कोशिश करवाता है, लेकिन पढ़ने में असफलता ही इनको मिलती है। फिर हमें मिलते हैं अशोक के अभिलेखों में निम्न प्रकार, जैसे तो देखो शिलालेख हमें मिले हैं जो शिलाओं पर लिखे गए हैं। एक स्तंभ लेख और एक आपका गुफाओं पे जो लेखे गए हैं गुहा लेख। ये 3 प्रकार से हैं। सबसे पहले हमें जहां जहां से हमें शिलालेख मिले हैं, जैसे हम बात करते हैं शाहबाजगढ़ी,
साहेबाज गड्डी। ये हमें 1836 में कोर्ट ने, ये पाकिस्तान के पेशावर में है भी। शाहबाज गड्डी कहाँ है? खोजकर्ता तो है कोर्ट। किस वर्ष में? 1836 में। और नीला स्थान शाहबाज गड्डी पाकिस्तान पेशावर में 1836 में कोर्ट ने खोज की थी। बाद में मानसेरा जो था हजारा, ये भी पाकिस्तान में है। कब की थी इसने खोज? 1889 में कनिकम महोदय ने। कनिकम ने। कालसी भारत के देहरादून में है। ये देहरादून उत्तराखंड में है ना। 1860 में फॉरेस्ट में। इसके बाद में गिरनार का तो सबको बताया, काफी बार बन चुके हैं, है ना। गुजरात में है गिरनार। 1822 में कर्नल जेम्स टोड ने, ये इंपॉर्टेंट है भी। गिरनार के बाद में बात करते हैं धौली। ये पूरी उड़ीसा में है। उड़ीसा का वर्तमान नाम बदल कर दिया गया है ओडिशा। 1837 में किट्टो ने, इसके बाद में जोगड़, ये भी उड़ीसा में है। गंजाम उड़ीसा में। 1850 एलियट। बाकी का मैं थोड़ा सा उत्तर कर देता हूँ। जोगड़ का अपना हो गया। फिर एरंगुंडी, ये आंध्र प्रदेश में मिला है। 1932 अनु घोष। फिर सोपारा, ये महाराष्ट्र में है ना। अभी कोरोना के केसेस भी बहुत ज्यादा मिले। 1822 में भगवान लाल ने, 1822 भगवान लाल ने गॉड रेड, सॉरी 1882 में। ये मुख्य आपके प्रमुख जो है ना शिलालेख है, प्रमुख शिलालेख है जो हमें इन स्थानों पर मिले हैं। तो ये थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट जो है ना वो कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं लघु शिलालेखों की। इसमें हम इंपॉर्टेंट ही देखेंगे भी। पहला देखते हैं हम सन्नाती। ये गुलबर्गा कर्नाटका में है, ठीक है। एरेगुडी हमने बता ही दिया था। मास्की जो है ये रायचूर कर्नाटक में है। कर्नाटक में एक बेराट वाला जो लिखो आप, ब्राभो बेराट, ये जयपुर में है ना। रूपनाथ
जबलपुर एमपी में है। सैसाराम बिहार में है। ठीक है। गोविमठ मैसूर कर्नाटक में है। ठीक है। ये कुछ, हालांकि सभी हमने नहीं किए हैं, कुछ कुछ जो है वो हमने किए हैं। ठीक है। ये 14 है। 14 में से हमने 1 2 3 4 5 6, एक और आप कर लीजिएगा, उद्देगोलम। ये मैसूर में है। 7 ही किए हैं हमने। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्तंभ लेखों की। स्तंभ लेख, पहला स्तंभ लेख जो है, स्तंभ लेखकों की जो संख्या है वो 7 है। कुल संख्या है इनकी 7। ब्राह्मी लिपि में है। अगर लिपि का सीधा बोले तो ज्यादातर हमने चर्चा कर ली थी, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ, ये 7 है आपके और केवल ब्राह्मी लिपि में है, और 6 अलग अलग स्थानों से हमें ये प्राप्त हुए हैं। और पाषाण पर, पत्थर पर है। कुल कितने हैं? 7 है। पहला जो है वो है दिल्ली टोकरा। दिल्ली टोकरा। ठीक है। ये मूलतः अंबाला हरियाणा में था। ये अंबाला में था, अंबाला हरियाणा में आता है। और फिरोज तुगलक जो है मध्यकालीन का एक शासक है। फिरोज तुगलक, तुगलक वंश का शासक, प्रमुख शासक, ये इसे दिल्ली टोकरा में ले आता है, तब इसका नाम दिल्ली टोकरा है। और सिर्फ दिल्ली टोकरा स्तंभ लेख पर ही 7 अभिलेख पूरे हैं। इस पर ही केवल 7 अभिलेख पूर्ण है भी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। 7 अभिलेख पूरे मिले हैं, अन्य सभी पर केवल, अन्य जो है ना, हमें केवल 6 ही मिले हैं। ये ध्यान में रखना, कहां पर था? अंबाला हरियाणा में था। फिरोज तुगलक इसे दिल्ली ले आता है, तब ये दिल्ली टोकरा कहलाता है। इस पर ही केवल हमें 7 अभिलेख मिले हैं, बाकी जो अन्य हैं उन पर हमें 6 ही मिले हैं। ठीक है। दूसरा आप लिखो दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ, ये फिरोज तुगलक जो है, इसको भी ये मेरठ से, मेरठ में था, मेरठ से दिल्ली लाता है। कौन लाता है? फिरोज तुगलक, सल्तनत काल का एक शासक, दिल्ली सल्तनत का एक शासक होता है। लौरिया अरराज, लौरिया अरराज, ये बिहार के चंपारण जिले में है। चंपारण जिले में है। इसके अलावा लौरिया नंदनगढ़, ये भी बिहार के चंपारण में है। लेकिन सेट 2012 का ये क्वेश्चन था, तो इसको सभी को अंडरलाइन देख लेना। लेकिन इनके जो पहले 2 है वो भी इंपॉर्टेंट थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सेट 2012 का क्वेश्चन था। फिर है आपका लौरिया नंदनगढ़ हो गया, लौरिया अरराज हो गया, है ना, रामपुरवा, ये भी चंपारण में है, बिहार में, है ना।
ठीक है। छठवां आप लिखिएगा प्रयाग। ये कौशाम्बी से अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में लगाया गया था। कौशाम्बी में था। कौशाम्बी से अकबर जो है कौन लाता है? अकबर इलाहाबाद फोर्ट में लाता है। इलाहाबाद किले में लगवा देता है। ठीक है, ये आपके हो गए जो प्रमुख है उनमें। सातवें लेख में आजीविकों दिल्ली जो टोपरा वाले थे, सातवें स्तंभ लेख में हमें आजीविकों निर्ग्रंथों आदि के संघ के साथ उल्लेख मिलता है। आजीविकों निग्रंथों का संघ के साथ उल्लेख मिलता है। कौन से में? दिल्ली टोपरा के। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख जो एक लाइन और आप लिख लीजिएगा इसमें। अशोक के जो सभी थे, ये मैं बता चुका हूं, वो सब प्रशासनिक थे। सभी की जो विषय वस्तु थी वो प्रशासनिक थी अभिलेखों की, है ना। केवल एक की हमें कर से संबंधित या आर्थिक थी, वो थी रोमी देवी। ये लाइन थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं गुहालेख। गुहालेख साथियों, थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है, मैं भी थक चुका हूँ, लेकिन समझने में अगर दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। लाइट वाइट नहीं है यहाँ पर, है ना। तो 2 या 4 मिनट की जो कक्षा है अपनी ओवर है 10-15 मिनट की। ठीक है, 5 या 10 मिनट की क्लास हम और ले लेते हैं, जिसमें मुख्य मुख्य बातें हम कर लेंगे 10 या 15 मिनट की। ठीक है, हम बात करते हैं पृथक कलिंग अभिलेख की। इसमें यह है कि ये कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। सभी मनुष्य मेरी संतान है। जिस प्रकार संतान को उसकी माँ इहलौकिक में इतना प्रेम करती है, उसी प्रकार कामना करता हूँ कि जो अपनी प्रजा के लिए भी मैं भी एक माँ की तरह कामना करता हूँ। इस अभिलेख में हमें घोषणा तिस्से नक्षत्र के 8वें दिन की गई थी। इस अभिलेख की जो घोषणा है वो तिस्से नक्षत्र के 8वें वर्ष की गई थी। ठीक है, और नगर प्रशासकों को आदेश दिया गया था कि लोगों को बिना कारण नगर जो प्रशासक थे उनको एक आज्ञा दी गई थी कि बिना कारण लोगों को बंदी न बनाए। लोगों को बंदी न बनाए, न यातना दी जाए,
कोई भी शारीरिक पीड़ा ना दी जाए, यातना दी जाए। ठीक है। फिर है द्वितीय प्रथम कलिंग शिलालेख। कलिंग शिलालेख, इसमें तक्षशिला मैंने बताया था, इसमें दो है जो आपके, एक उज्जैन और एक आपका तक्षशिला। तक्षशिला में पृथ्वी राजकुमारों को आदेश दिए गए थे कि 5 वर्ष के बाद यात्रा करें, है ना, धर्म की, लेकिन केवल 2 थे। एक आपका मैंने सूत्र दिया था यूटी, उज्जैन और तक्षशिला, इनमें कितने वर्ष, 3 वर्ष के बाद यात्रा करें। ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें। द्वितीय प्रत्यक्ष कलिंग शिलालेख में हमें ये बात मिलता है कि प्रत्येक 30वें वर्ष अधिकारियों का दौरा करके सुनिश्चित करेंगे और आदेशों की जो पालना है वो करेंगे। तीसरे स्तंभ लेख में ये कहता है, तीसरा स्तंभ लेख जो है इसमें ये कहता है कि मनुष्य अपने सुकृतों को देखता है। इसमें ये कहता है एक से कि मनुष्य अपने अच्छे कर्मों को तो देखता है, लेकिन तीसरे में ये बात कहता है कि मनुष्य अपने सुकर्मों को देखता है, लेकिन अपने पापों को नहीं। ये कितनी उस समय कितनी अच्छी बात नहीं थी, और हकीकत भी है। लोगों को अपने किए हुए अच्छे जो बातें हैं वो याद रहती है, बुरी बातें याद नहीं रहती है। फिर बात करते हैं चौथा स्तंभ लेख। इसमें यह कहता है कि एक माँ अपने पुत्र को एक दहाई माँ को देखकर सुरक्षित हो जाती है, उसी प्रकार अगर आप अपनी संतान को संदेश पहुंचाने में कार्य करती है, रज्जुकों की नियुक्ति करती है, तो मृत्युदंड प्राप्त लोगों को 3 दिन या प्रायश्चित के लिए समय की घोषणा की गई थी। ठीक है, और मैंने राजुकों की नियुक्ति की है। 5वें में आप लिखिएगा, 5वें में है उन प्राणियों की सूची है जिनमें हत्या करना निषेध किया गया है। उन प्राणियों की सूची है जिनमें हत्या निषेध किया गया है। 6वें में छठवा नहीं, ये भी आप 7वां लिखिएगा, धर्म की व्याख्या या धर्म प्रचार किए गए कार्य। 7वें में धर्म प्रचार व धर्म की व्याख्या ये की गई है। और इसके अलावा आजीविकों निर्ग्रंथों का संघ के साथ उल्लेख मिलता है। आजीविकों निग्रंथों का संघ के साथ उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अशोक के विभिन्न तथ्य। जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 है भी, ज्यादा नहीं है। भ्राभु अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है। भ्राभु अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है।
जिसमें मैंने बताया था त्रिरत्न की व्याख्या मिलती है। बौद्ध, धम्म और संघ की व्याख्या मिलती है। भ्राभु अशोक का सबसे लंबा विलेख है और इसमें बुद्ध, धम्म और संघ के नामक त्रिरत्नों में संघ की आस्था मिलती है, में आस्था प्रकट करता है। आस्था प्रकट करता है, ठीक है। कारुवाकी के अलावा अशोक के परिवार में अन्य किसी सदस्य का नाम अशोक में नहीं मिलता है। तीवर व कारुवाकी इनके अलावा अशोक के परिवार के नाम का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता है। अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता है, ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण आप बात लिखिएगा, अशोक की जो राजभाषा जनसाधारण जो भाषा थी मौर्य काल की जनसाधारण भाषा पाली थी। अभिलेखों की जो भाषा थी वो कौन सी थी? राजभाषा प्राकृत थी। अभिलेखों की भाषा और राजभाषा, जैसे अपना भारत देवनागरी में ऐसे लिखते हैं ना, प्राकृत में ऐसे लिखता है भरतवर्ष। प्राकृत में भरतवर्ष है और अपनी जो देवनागरी में हम भरतवर्ष को भारत वर्ष ऐसे लिखते हैं। इस प्रकार तो हमारी जनसाधारण की भाषा जो थी वो पाली थी, अभिलेखों की और राजभाषा जो अशोक की थी वो आपकी प्राकृत थी। इसके अलावा एक लाइन हो गई, अशोक के अभिलेखों में चापड़ नाम का एकमात्र अभिलेख लेखक का नाम मिलता है। अशोक के अभिलेखों में अंडरलाइन कर लेना भी कापड़ को, कापड़ या चापड़, कापड़ या चापड़ नामक एकमात्र अभिलेख, अभिलेख लेखक का नाम मिलता है नमक। नाम मिलता है। इंपोर्टेंट बातों में एक लाइन आप और लिख लीजिएगा, इसमें एक लाइन और स्वर्णगिरी जो दक्षिणापथ की राजधानी थी, स्वर्णगिरी जो दक्षिणापथ की राजधानी थी, ये इंपोर्टेंट है भाई, राजधानी थी। आजकल उसका नाम हमें क्या मिलता है? कनकगिरी मिलता है ना। आजकल ये मास्की के दक्षिण
दक्षिण में कनकगिरी, अंडरलाइन करना, कस्बा है। परीक्षा में पूछा गया था, है ना, वर्तमान में ये क्या है। और अंतिम लाइन लिख लीजिएगा, मौर्य काल की अशोक के अभिलेखों में इस शिला का प्राचीन नगर, अशोक के अभिलेखों में इस शिला, अंडरलाइन कर लेना भाई, इस शिला को नामक प्राचीन नगर, नामक प्राचीन नगर सिद्धपुर, सिद्धपुर वह ब्रह्मगिरी के पास है, ब्रह्मगिरी के पास है, जहां अशोक के लघु शिलालेख मिले हैं, लघु शिलालेख मिले हैं। इस शिला नामक नगर, शिला नामक नगर, शिला नामक नगर का उल्लेख, नगर का उल्लेख ब्रह्मगिरी अभिलेख में है। ये साहब आपका मौर्य काल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी हम कल की जो 3 कक्षाएं हैं उसमें हम गुप्त काल के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।